नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज शहडोल के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने अभियान की करेंगे शुरुआत, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज ग्वालियर आएंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान। आम आदमी पार्टी का करेंगे चुनावी शंखनाद, महारैली को भी करेंगे संबोधित। भोपाल में आज से आयोजित होगा C20 सम्मेलन। 27 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। समिट में होंगे 8 प्लानिंग सेशन। खरगोन में पेट्रोल पंप संचालक और 2 लोगों से लूट के दौरान फायरिंग से सेल्समैन घायल। इधर भिंड में जमीन विवाद को लेकर चली गोली, एक युवक की मौके पर मौत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के शहडोल दौरे के बारे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल दौरे पर रहेंगे, जहां पे वो सिकल सेल एनीमिया अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही सिकल सेल खत्म करने के लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड वितरण की भी यहां से शुरुआत होगी। बीजेपी की गौरव यात्रा का भी मोदी समापन करेंगे। इनके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। शहडोल के पकरिया में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पे किया जाएगा। पकरिया में जनजाति समाज के संवाद होंगे। आपको बता दें, आदिवासियों के साथ भोजन भी करेंगे यहाँ पे पीएम मोदी। और 27 जून को होना था पकरिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम, लेकिन भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? कब तक पीएम पहुंचेंगे यहाँ पे? बिल्कुल, बता दूं आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल के दौरे पर आ रहे हैं और दोपहर 2:20 पर वो जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वायुसेना के विमान द्वारा वो जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से शहडोल रवाना होंगे। शहडोल के लालपुर हवाई पट्टी के पैड बनाया गया है, यहाँ मुख्यतः वो 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम 7:50 पर शहडोल से वापस जबलपुर रवाना होंगे और वहाँ से राजधानी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल में तकरीबन 5 घंटों का वक्त गुजारेंगे और यहाँ मुख्यतः वो 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया है, जो कि लालपुर मैदान में है। यहाँ पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ चूँकि गौरव यात्राएँ बीजेपी और मध्य प्रदेश शासन की ओर से निकाली गई थी, रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर उन गौरव यात्राओं का समापन भी होगा। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारियों को पीवीसी कार्ड का वितरण शुरू किया जाना है, उसका भी यहाँ से अभियान शुरू होगा। साथ ही साथ सिकल सेल को देश से 2047 तक मिटाने का मिशन लेकर ये जो नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इसके तहत नेशनल पोर्टल डैशबोर्ड की भी शुरुआत की जाएगी। और मुख्यतः लालपुर के मैदान में जो आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें माना जा रहा है कि 2 लाख के आसपास लोग जो हैं पीएम मोदी को सुनने आ सकते हैं। चूँकि 27 जून का दौरा बारिश की वजह से रद्द हुआ था, लिहाजा इस बार प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं, वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं और वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि यदि मौसम का मिजाज बिगड़ता है तो पीएम मोदी की सभा में आने वाले तमाम लोगों को परेशान ना होना पड़े। और लालपुर की जो आम सभा है, वहाँ पीएम मोदी देश के आदिवासी समुदाय को, देश की जनता को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ संदेश वो लालपुर के मंच से देते हैं। लेकिन लालपुर की सभा के बाद भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। लालपुर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पकरिया गांव है, यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचेंगे और यहाँ आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के साथ संवाद
संवाद करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी यानी स्वयं सहायता समूह में बेहतर काम करके लाखों रुपए कमा रही आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ उनका संवाद होगा। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स हैं। दरअसल शहडोल के जिला प्रशासन ने युवाओं को मोबाइल की लत से बाहर लाने के लिए हर ग्राम पंचायत पर फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी और आज 1000 से ज़्यादा फुटबॉल क्लब जो है वो शहडोल में संचालित हो रहे हैं। तो इस आदिवासी अंचल में हुए इस नवाचार के मद्देनज़र पीएम मोदी इन फुटबॉल कलाकारों से भी बातचीत करेंगे, खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में चूंकि लागू किया गया है तो पेसा एक्ट के तहत गठित की गई ग्राम समितियों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे, आदिवासी समाज से आने वाले बुजुर्गों से बातचीत करेंगे और साथ में ही भोजन करेंगे। तो पकरिया का कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम को करने के बाद पीएम मोदी जो है जबलपुर के रास्ते वायुसेना के विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि चुनावी साल है मध्य प्रदेश में और आदिवासी वोटर्स को लेकर सियासत लगातार गर्माती आई है और इस लिहाज से पीएम मोदी का शहडोल संभाग मुख्यालय में दौरा न सिर्फ शासकीय तौर पर अहम है बल्कि इसके सियासी समीकरण, सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि माना जा रहा है कि पीएम मोदी का जब ये कार्यक्रम होगा तो बीजेपी को बड़ा फायदा इस बेल्ट पर मिल सकता है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी अहम दौरा जो चुनाव से पहले यहाँ पे मान सकते हैं। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आज ग्वालियर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा होने जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सभा में शामिल होंगे और इसके साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। कल बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली होगी। बता दें कि आप छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान का यहां से शंखनाद करेगी। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान सभा में शामिल होंगे। महारैली की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है। तो इधर भोपाल में आज से शुरू होगा C20 समिट। आपको बता दें 21 देशों के 400 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वहीं 2 दिवसीय समिट में 8 प्लानिंग सेशन होंगे। भारत सहित कई देशों के CSO भी इसमें शामिल होंगे। 4 देशों के एम्बेसडर, UAE के किंग भी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। तो 2 दिवसीय समिट में 8 प्लानिंग सेशन रखे जाएंगे। आज से शुरू हो रहा है C20 समिट। भारत सहित कई देशों के CSO इसमें शामिल होंगे। 4 देशों के एम्बेसडर, इसके साथ ही UAE के किंग भी इसमें शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ग्वालियर से बड़ी खबर जहां पे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया। कहा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने, चमत्कार से काम नहीं चलता है, प्रयास से होता है। चमत्कार से रोग दूर होते तो अस्पताल नहीं बनता। हल्ला करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कोई उसका प्रारूप बताए। हिंदू राष्ट्र से जो व्यक्ति दुखी है सुखी हो जाएगा क्या? तो ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। ग्वालियर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का ये बड़ा बयान सामने आया। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने कहा कि चमत्कार से काम नहीं चलता है, प्रयास से होता है। चमत्कार से रोग दूर होते तो अस्पताल नहीं बनता। हल्ला बोलने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कोई इसका प्रारूप बताए। हिंदू राष्ट्र की आवाज तो बहुत आ रही है, चैनलों पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसा होगा उसका कोई प्रारूप आज तक किसी व्यक्ति या संस्था ने नहीं रखा है सामने। अगर चमत्कारों से काम चलता होता तो फिर प्रयास की जरूरत ही समाप्त हो जाती इस संसार से। महाराज एक प्रश्न आपसे ये है, हमने ये प्रश्न कहा था कि अगर चमत्कार से रोग दूर हो जाते तो वो जो जिनका नाम आप ले रहे हैं वो खुद अनाउंस कर चुके हैं कि हम एक बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ बनाएंगे इतने 100 करोड़ रुपए का। तो इतने 100 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाने की चमत्कारी व्यक्ति को क्या जरूरत हो जाए? खरगोन से बड़ी खबर जहां पे पेट्रोल पंप संचालक और 2 लोगों से लूट हुई है। बंदूक की नोक पर 1 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। बाइक पर सवार होकर आए थे अज्ञात बदमाश। लूट के दौरान फायरिंग में सेल्समैन जितेंद्र पटेल घायल हो गया है। फायरिंग के बाद बदमाश पर्स छीन के फरार हो गए। बता दें कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़वा पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि आरोपियों की तलाश जो है वो की जा सके। बड़वा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है।
तो खरगोन में बदमाश बेखौफ हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इसी चीज से। और दतिया से खबर, जहां पे बोहारा हादसे की जांच के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच के बाद इंजीनियर ज्ञानवर्धन मिश्रा निलंबित, इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी डीएस चौहान भी निलंबित हुए हैं। ग्वालियर संभाग कमिश्नर दीपक सिंह ने यह पूरी कार्रवाई की। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने टीम बनाई थी, जिसके बाद जो दोषी थे उनको निलंबित कर दिया गया है। जांच दल की रिपोर्ट के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई लोग घायल हुए थे। सख्ती से बड़ी खबर बता दें, जहां पे OHE तार से टकराया है ट्रक और तार के संपर्क में आने से ट्रक में आग लग गई। सकरेली रेलवे फाटक की पूरी घटना है। फाटक के बीचों बीच ट्रक में ये आग लगी है। कई ट्रेनें भी इससे प्रभावित हुई हैं। देर रात की ये घटना है। नेशनल हाईवे में भी आवागमन जिसकी वजह से बाधित हो गया। पास के स्टेशन में खड़ी हुई थी जनशताब्दी ट्रेन। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सुबह रेलवे ट्रैक और नेशनल, बता दें कि हाईवे पर सामान्य आवागमन हो गया है। तो रात की ये घटना है जहां पे आग लग गई। नेशनल हाईवे पे यह हादसा हुआ। पास के स्टेशन पर ही जनशताब्दी ट्रेन यहां पे खड़ी हुई थी। OHE तार से यहां पे ट्रक टकरा गया था और तार के संपर्क में आने से इस ट्रक में आग लग गई थी। सकरेली रेलवे फाटक की यह घटना है। फाटक के बीचों बीच ट्रक में आग लगी, जिसकी वजह से आवागमन जो है वो प्रभावित रहा। ट्रेनें भी इससे प्रभावित रहीं। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। नेशनल हाईवे पे भी जो आवागमन था वो इसकी वजह से बाधित रहा, लेकिन पास के स्टेशन में ही यहाँ पे जनशताब्दी ट्रेन खड़ी थी। जैसी जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुंची, आग पे काबू पा लिया और उसके साथ ही सुबह से एक बार फिर से रेलवे ट्रैक हो या नेशनल हाईवे हो, सामान्य आवागमन हो गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे ट्रक में आग लगी है। नेशनल हाईवे पे भी आवागमन इसकी वजह से बाधित रहा, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर से ट्रैक क्लियर है। OHE तार के टकराने से इस ट्रक में आग लगी थी। सकरेली रेलवे फाटक की यह घटना है और पास ही स्टेशन पे ट्रेन भी खड़ी हुई थी। फाटक के बीचों बीच ट्रक में अचानक से आग लग गई। कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। देर रात की ये घटना है, लेकिन जैसे ही आग पे काबू पा लिया गया, एक बार फिर से सुबह आवागमन जो है सुचारू रूप से चलने लगा। तार के संपर्क में आने से ट्रक में ये आग लगी थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक यहाँ पे आग लगी होगी। और जैसी ही जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली, यहाँ पे पहुंची और आग पे काबू पाने की कवायद शुरू कर दी। आग पे काबू पा लिया और एक बार फिर से सुचारू रूप से सुबह से आवागमन शुरू हो गया है। कई ट्रेनें रात में प्रभावित रही थी, देर रात की थी, लेकिन अब एक बार फिर से आवागमन उसी तरीके से हो रहा है। नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे ट्रैक हो, क्लियर कर लिया गया है दोनों ही जगह को। सकरेली रेलवे फाटक की यह घटना है। फाटक के बीचों बीच ट्रक में आग लगी है। खबर MP में जारी रेत माफिया के खेल की। चंबल क्षेत्र में प्रशासन के लाख दावों के बाद भी नदियों का सीना चीरकर अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। JCB डंपर और नदी का सीना चीरकर रेत का होता अवैध उत्खनन। तस्वीरें दतिया और ग्वालियर की सीमा के लिथौरा घाट की है। तस्वीरें इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन के दावे भले ही कुछ हों, लेकिन अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। सरकार और प्रशासन के लाख दावे हैं कि चंबल में अवैध उत्खनन है, बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं ग्वालियर और दतिया के बॉर्डर पर मौजूद हूं। नाव में सफर कर रहा हूं, लेकिन आपको जान जोखिम में डालकर तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूं कि किस तरह से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पनडुब्बी से रेत निकाली जा रही है। डंपर हैं वो लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे डंपर्स लगे हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह पनडुब्बी और हिटैची मशीन से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि रेत के अवैध उत्खनन के पीछे बड़े खिलाड़ियों का हाथ है। मुझे रिटायर हुए 18-19 साल हो गए हैं, कह नहीं सकता, लेकिन अगर
सतत मॉनिटरिंग हो, विभाग हैं खासतौर से राजस्व और पुलिस और माइनिंग, ये लोग सतत निगरानी करें तो इसको रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा पता दबे जबान से लोग ये कहते हैं कि इसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, और जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वो लोग ही इस काम में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां रेत का अवैध उत्खनन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चंबल में रेत माफिया सरकारी सिस्टम पर हावी है, तो वहीं बीजेपी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पूरे प्रदेश में माफिया हावी है, चाहे रेत का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामले हो, पूरी जगह माफिया हावी है। और ये सरकार माफियों की ये सरकार है। देखिए, मेरा तो इसमें यही कहना है कि कानून का पालन होना चाहिए, और ये जो हमारी एक संपदा जो है इसका इस तरह से लूट और इस तरह से जो अनियंत्रित दोहन हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। सरकार इसमें कार्रवाई कर भी रही है, और भी जो कमियां हैं उनको पूरी किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका निवारण होना जरूरी है। कुल मिलाकर बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन हकीकत यही है कि चंबल क्षेत्र में रेत माफिया पूरी तरह बेखौफ है। सवाल ये है कि कब रेत माफिया पर लगाम कसी जाएगी। ऐसे सवाल यही है कि आखिर ये अवैध उत्खनन कब रुकेगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो बड़ी खबर फ्रांस से आपको बता दें, जहां पे फ्रांस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया हुआ है। फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग लगा दी है, 13 बसों को भी आग के हवाले कराया है। जगह जगह लूट और पथराव लगातार हो रहे हैं, वारदात सामने आ रही है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों के हमले में 200 पुलिस जवान भी घायल हुए। नाबालिग की हत्या के बाद ये हिंसा भड़की है। तो फ्रांस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे जगह जगह लूट और पथराव की वारदात भी हो रही है। पुलिस कर्मियों की गोली लगने से नाबालिग की मौत हुई थी, जिसके बाद ये बवाल जो है वो बढ़ गया। तो ये फ्रांस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने इस तरीके से उत्पात मचाया हुआ है। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को इन्होंने आग के हवाले कर दिया, आग वहां पे लगा ली। इसके साथ ही 13 बसों में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है। जगह जगह पर लूट और पथराव भी हो रहे हैं, लगातार वारदातें सामने आ रही है, जिसके बाद अब तक 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों के हमले से 200 पुलिस जवान जो है वो भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नाबालिग की हत्या के बाद ये हिंसा जो है वो भड़की है फ्रांस में। पुलिस कर्मियों की गोली लगने से एक नाबालिग की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पे उतरे और किस तरीके से उत्पात यहाँ पे मचाया हुआ है, आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रांस की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे आगजनी की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें देखेंगे फास्ट अंदाज में।